हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज के सेशन में, आज के लाइव में। और आज हमारा मुख्य चर्चा का विषय, आज की तारीख है 11 मई। और 11 मई क्यों चर्चा का विषय है, इसके पीछे बड़ी ऐतिहासिक बात है। आप सबको इतिहास तो जरूर पता होगा, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं जो अक्सर हमें पता नहीं होती। तो आज हम उन बातों का जिक्र करना चाहते हैं जो इतिहास की तारीख में दर्ज है। और हिंदुस्तान के इतिहास में आज की तारीख का महत्व तो इतना है कि हिंदुस्तान दूसरे ऐसे मुल्क जो परमाणु संपन्न हो चुके थे उनकी कतार में आज जाके प्रमुख रूप से खड़ा हुआ। और आज 11 मई को हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया को बता दिया था कि वो किसी भी मामले में किसी दूसरे मुल्क से पीछे नहीं है। आज की तारीख का इतिहास 11 मई 1998, यूं तो ये 1998 की बात है जब हमारे देश में 11 मई को हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 11 मई 1998 को यह ऐलान किया कि भारत भी परमाणु संपन्न देश है। और इस ऐलान के बाद पूरी दुनिया में तहलका मच गया था। 11 मई 1998 आज के ही दिन राजस्थान के जैसलमेर के पास पोखरण में भारत ने परमाणु परीक्षण किया। लेकिन ये 11 मई को ये घटना जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, इसकी प्रस्तावना तो आजादी से पहले ही शुरू हो गई थी। आजादी से पहले 1944 से, और 1944 और आजादी के दौर में जब हम बात करते हैं तो एक नाम हम सबके दिमाग में आता है, भाभा। हम चर्चा करते हैं, हम पूरे इतिहास की चर्चा करते हैं। कुछ लोग जो लाइव आ सकते हैं वो लाइव आ जाएं। हम आज 11 मई से शुरू करते हुए 11 मई 1998 के पहले भी जाएंगे और वर्तमान के संदर्भ में भी बात करेंगे। परमाणु परीक्षण से भारत को क्या फायदा हुआ और किन चुनौतियों का सामना भारत ने किया था परमाणु परीक्षण करने के लिए, हम उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले परमाणु परीक्षण से पहले के साथ ही जो नाम जुड़ा है वो है होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा को भारत की स्वतंत्रता के बाद 1947 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा परमाणु कार्यक्रम का प्रभार सौंपा गया। यह बात 1948 की है। और 1954 तक आते आते होमी जहांगीर भाभा को यह कंफर्म हो गया था कि भारत को अब हथियारों के लिए रिसर्च पर भी काम करना चाहिए। 1960 का दशक शुरू होते होते भारत में अनिश्चितताओं का दौर शुरू हो गया जब हमारा युद्ध हुआ चीन के साथ। और 1962 में चीन के युद्ध के बाद पाकिस्तान ने हवा बोला था और वो साल था 1965। लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे देश के। और जो हमारा परमाणु कार्यक्रम जो स्वतंत्रता के बाद से शुरू हुआ था, अचानक से 60 के दशक में थोड़ा धीमा पड़ गया। धीमा पड़ने के बाद भी तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने इसका जिम्मा विक्रम साराभाई को सौंपा। उसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस परमाणु कार्यक्रम को बहुत तेज गति से चलाने के प्रयास किए। और इसी कड़ी में एक तारीख आई जो मई की ही तारीख थी, 18 मई 1974, जब भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण किया था। कई मामलों में हम सबको यह पता नहीं होता है कि भारत ने 1974 में भी परमाणु परीक्षण किया था। 18 मई 1974 की तारीख के दिन एक सफल परमाणु परीक्षण किया गया जिसकी तीव्रता 15 किलो टन की आसपास रही थी। और भारत ने पूरी दुनिया को बताया था कि भाई ये शांति के लिए, शांति के प्रयासों के दौरान किया गया परमाणु परीक्षण है, इसका युद्ध क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन असल मायने में ये त्वरित परमाणु परीक्षण था, इसका लेना देना हथियारों से ही था।
और कोशिश यह थी कि भारत भी परमाणु संपन्न देश बन जाए। इसका कारण क्या था कि भारत को भी परमाणु हथियारों की जरूरत पड़ी। परमाणु हथियार चूंकि 1945 में पूरी दुनिया को पता चला इनका मतलब क्या होता है, परमाणु बमों का औचित्य क्या है, परमाणु बमों का उपयोग क्या है, ये तब पता चला जब जापान के 2 शहर नष्ट हो गए, हिरोशिमा और नागासाकी। तब भारत तो आजाद भी नहीं था, परमाणु बम बनाने के सपने तो बहुत दूर की बात थी। लेकिन आजादी के बाद जब कुछ देशों ने अपने अपने यहां बहुत सारे परमाणु बमों का आविष्कार कर लिया, परमाणु परीक्षण कर लिए, और ये कुछ देश दूसरे देश को सिर्फ इसी बलबूते पर आंख दिखाने लगे कि उनके पास परमाणु हथियार है। चीन भी उन्हीं में से एक देश था जो हमेशा परमाणु हथियारों के कारण भारत को आंख दिखाता रहा। तो सबसे प्रमुख कारण अगर परमाणु हथियार रखने का किसी भी देश का आत्मरक्षा थी, और भारत के लिए यह बहुत चुनौती थी, क्योंकि भारत जिन पड़ोसी मुल्कों से घिरा हुआ था, खासतौर से पाकिस्तान और चीन, इन दोनों देशों से उसको हमेशा खतरा रहता था। जिसमें चाइना जो कि परमाणु संपन्न था और उसकी नजर हमेशा भारत के कुछ हिस्सों पर रही थी, और चाइना के इसी दबाव के कारण भारत प्रेरित हुआ इस क्षेत्र में आगे जाने के लिए। 1974 में भारत 6वां ऐसा देश बना था। पहले ही 5 देश थे, चाइना, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, इनके अलावा भारत 1974 में ऐसा पहला देश बना था कि सुरक्षा परिषद में शामिल देशों के अलावा जिसने परमाणु परीक्षण किया हो। तो चीन, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन के बाद, चीन, अमेरिका, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन के बाद भारत 1974 में पहला परमाणु संपन्न देश बना। लेकिन उस समय जो परमाणु परीक्षण किया था वो भी गुप्त तरीके से किया गया था, और उस पर परमाणु परीक्षण का नाम ऑपरेशन स्माइल बुद्धा रखा गया था। यह बात है 18 मई 1974 की। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के तहत भारत में 15 किलो टन की तीव्रता का एक परमाणु परीक्षण किया गया। लेकिन कई मामलों में यह पता करना थोड़ा मुश्किल होता है कि परमाणु बम अगर भारत के पास 1974 में आ गए थे तो 1998 तक क्या किया। 1998, 1974 से लेकर 1998 जो ये देश जिनका ये नाम लिखा हुआ है, अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, हमेशा पूरी दुनिया को कहते रहे कि भाई कोई भी दूसरा देश परमाणु हथियार अपने पास नहीं रखेगा, मतलब परमाणु परीक्षण नहीं करेगा, ताकि इनकी बादशाहत कायम रहे। दुनिया में आज तक 2000 से ज्यादा परमाणु हथियार हैं, जिनमें से 1000 से ज्यादा तो अकेले अमेरिका के पास है। जबकि इतने हथियार खुद के पास होने के बावजूद ये दूसरे देशों को कभी भी इन्होंने मोटिवेट नहीं किया कि परमाणु परीक्षण दूसरे देश भी कर पाए, क्योंकि अगर उन्होंने भी कर लिया तो वो भी इनकी कतार में शामिल हो जाएगा, और कोई भी देश जो परमाणु संपन्न होगा वो किसी देश के सामने आंख से आंख मिलाकर बात करने लायक होगा। इसका ताजा उदाहरण उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया एक छोटा सा देश, लेकिन पूरी दुनिया को भयभीत करके रखा है। उत्तर कोरिया तक परमाणु हथियार पहुंचने की भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। भारत ने 11 मई और 13 मई 2 दिन परमाणु परीक्षण किया, और ऐसे 5 परमाणु परीक्षण किए। 11 मई के दिन स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने जब यह अनाउंसमेंट किया कि भारत भी परमाणु संपन्न राष्ट्रों में से एक शामिल है, सबसे ज्यादा जो बौखलाया हुआ देश था वो था पाकिस्तान। कुछ दिनों बाद 28 मई को पाकिस्तान ने भी आनन फानन में अपने यहां परमाणु परीक्षण करने का दावा किया और दुनिया को बताया कि हां, पाकिस्तान भी परमाणु संपन्न देश है। लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन तक बरकरार नहीं रही। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की निंदा हुई। निंदा होने का एक बहुत बड़ा कारण था पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के जनक अब्दुल कादिर खान। अब्दुल कादिर खान ये वही शख्स है जिसके ऊपर ये आरोप है, ये इल्जाम है कि इसने ईरान, लीबिया और उत्तर कोरिया को परमाणु कार्यक्रम साझा किया। चोरी छुपे परमाणु कार्यक्रम इन्होंने उनको बेच दिया।
जो पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम चल रहा था और जिस आधार पर उन्होंने 1998 में भारत के परमाणु परीक्षण करने के बाद 28 मई 1998 के दिन जब परमाणु परीक्षण किया, उसके बाद अंदर की बड़े लेवल की भ्रष्टाचारी उजागर हुई। जब पता चला कि पाकिस्तान के इन सज्जन ने, अब्दुल कादिर खान ने खुफिया तरीके से चोरी छुपे परमाणु कार्यक्रम इन 3 देशों को बेच दिया है, यह खबर बेहद चिंताजनक थी, क्योंकि आतंकवाद उस दौर पर भी चरम पर था और दुनिया को यह डर था कि अगर आतंकवादी परमाणु हथियारों तक पहुंच जाएंगे तो दुनिया का विनाश लगभग तय है। उसी कड़ी में उत्तर कोरिया को शामिल किया जाता है। उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग हमेशा धमकी देता है परमाणु हमलों की। यहां तक कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान बार बार अपने बयान में यही जिक्र करते हैं कि 2 परमाणु संपन्न राष्ट्रों के बीच अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो इससे पूरी दुनिया ही तबाह होने की कगार पर आ जाएगी। परमाणु बम, परमाणु हथियार जिनकी हम बात कर रहे हैं, 1974 जो हमने पहला परमाणु परीक्षण किया, 1974 और 1998 में फर्क क्या था, ये आप सबके लिए जानना बेहद जरूरी है। पाकिस्तान के परमाणु परीक्षण और हिंदुस्तान के परमाणु परीक्षण में क्या फर्क था, ये भी जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता होगा हम कंपेयर भी नहीं कर पाएंगे हिंदुस्तान और पाकिस्तान से। 11 मई के दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने घोषणा की कि भारत परमाणु संपन्न देश है और उसी दिन इसको एक जश्न के तौर पर मनाने के लिए उन्होंने इस दिन को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया और 11 मई 1998 से ही यह दिन यानी कि 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई 1998 से इसका इतिहास शुरू है। दोस्तों, स्माइलिंग बुद्धा के बाद जब स्माइलिंग बुद्धा पोखरण में ही, पोखरण रेंज जो भारतीय सेना की थी, टेस्टिंग रेंज, स्माइलिंग बुद्धा प्रोजेक्ट रखा गया, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, जिसको पोखरण 1 के नाम से जाना जाता है। पूरी दुनिया में निरस्त्रीकरण के प्रयास हुए और इस प्रयास के दौरान 10,000 परमाणु हथियारों को खत्म किया गया। लेकिन आज के इतिहास में आज तक अगर हम वर्तमान परिदृश्य की बात करें तो ये परमाणु हथियार बहुत आगे तक पहुंच चुके हैं। 10,000 परमाणु हथियारों को नष्ट करने के बावजूद भी अभी भी पूरे विश्व में लगभग 50 से 60,000 परमाणु हथियार मौजूद हैं और अगर परमाणु हथियारों को खत्म भी करना पड़ता है तो इस प्रोसेस में 20 से 25 साल लगने वाले हैं और जो ये 20 से 25 साल का स्लॉट कभी भी इस दुनिया को नहीं मिलने वाला, क्योंकि एक दूसरे से खतरा तब तक बरकरार रहेगा जब तक ये आधुनिकतावादी समाज है, जब तक ये नीतियां हैं, साम्राज्यवादी नीतियां हैं, दूसरे देशों पर शासन करने की नीतियां हैं, उन पर उनकी जगह हड़पने की नीतियां हैं, तब तक तो ये परमाणु कार्यक्रम, परमाणु बम इस दुनिया से नहीं जा सकते। 11 मई और 13 मई को ये पोखरण परीक्षण हुए, इसके लिए कई साल भारत ने इंतजार किया। बड़ी हिम्मत चाहिए थी 1998 में पोखरण परीक्षण करने के लिए, जब दुनिया परमाणु हथियारों के निरस्त्रीकरण की बात कर रही थी, परमाणु हथियारों के खात्मे की बात कर रही थी और बात कर रही थी कि सभी देशों को शांति के प्रयास करने चाहिए मिलकर। अटल बिहारी वाजपेयी 1998 में एक ऐसा दौर था भारत के लिए जब पाकिस्तान सामने खड़ा था और चाइना उसका सपोर्ट कर रहा था। चाइना हमेशा आंख इसलिए दिखाता था क्योंकि परमाणु संपन्न था, तो यह बहुत क्लियर था आजादी के बाद से कि भारत को परमाणु हथियार बनाने ही पड़ेंगे, टेक्नोलॉजी के इस क्षेत्र में आगे बढ़ना ही पड़ेगा, नहीं हम किसी न किसी दिन गुलामी की जंजीरों में इस टेक्नोलॉजी के कारण ही बंध जाएंगे। और ये 1998 में हुआ जब पहला परीक्षण 11 मई के दिन किया गया, जो 1974 के समान ही 15 किलो टन तीव्रता का एक परमाणु परीक्षण था। दूसरा परीक्षण किया गया जो 10 किलो टन की क्षमता से कम का था और रिसर्च लेवल पर परीक्षण किया गया जिससे रिसर्च के बारे में जानकारी मिल सके। लेकिन तीसरा जो परीक्षण था जिसके बारे में हम सबको जानना चाहिए और पूरी दुनिया क्यों इस
दिन से डरी थी, उसके पीछे की कहानी थी। ये तीसरा परीक्षण था हाइड्रोजन बम, जिसको सुपर बम कहते हैं। परमाणु हथियार, परमाणु बम या हाइड्रोजन बम में जमीन आसमान का अंतर होता है। जहां हाइड्रोजन बम की तीव्रता को हम किलोटन में अभी माप रहे थे, वहीं परमाणु बम की तीव्रता को हम किलोटन में माप रहे थे, वहीं हाइड्रोजन बम की तीव्रता मेगावाट में मापी जाती है। और अंतर इतना है कि 100 से लेकर 1000 गुना ज्यादा तीव्रता हाइड्रोजन बम की होती है एक साधारण परमाणु बम के मुकाबले। और पाकिस्तान ने 1998 में जो परीक्षण किया था वो हाइड्रोजन परीक्षण जैसा बिल्कुल नहीं था, ये पूरी दुनिया ने माना। पाकिस्तान और इजराइल ऐसे दो देश थे जो हमेशा कहते रहे कि हाँ, हम भी हाइड्रोजन परीक्षण कर सकते हैं या किया है, लेकिन हाइड्रोजन परीक्षण करने जैसी स्थितियां वहां कभी दिखाई नहीं दी। भारत ने 11 और 13 मई 11 मई के दिन हाइड्रोजन परीक्षण जैसे ही सफल हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी जी पूरी दुनिया के समक्ष प्रस्तुत हो गए। पोखरण की उस धरती पर 20 दिन बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी गए और उस धरती पर उन्होंने एक नारा दिया था जो लाल बहादुर शास्त्री द्वारा दिए गए नारे में संशोधित रूप था, जय जवान जय किसान। और वाजपेयी जी ने ही 20 मई 1998 को पोखरण रेंज में जाकर यह नारा दिया था, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। पोखरण रेंज के आसपास कई घर भी इस विस्फोट से क्षतिग्रस्त हुए थे। जमीन के नीचे किए गए विस्फोट के द्वारा भी जो आसपास बने हुए छत थे वो जर्जर हो गए, लेकिन लोगों में जोश इस बात का था कि अब भारत भी परमाणु संपन्न राष्ट्रों की श्रेणी में आ गया है, अब कोई भी देश इतनी आसानी से हमें आंख नहीं दिखा सकता। तो 11 मई का इतिहास शुरू होता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस से। तो हमें ये याद होना चाहिए स्टूडेंट के तौर पर भी कि 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और कब से मनाया जा रहा है? 11 मई 1998 से, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये घोषणा की थी कि भारत परमाणु संपन्न राष्ट्र बन चुका है। बेशक हमने परमाणु परीक्षण कर दिया, लेकिन दुनिया का चौतरफा दबाव उस समय अटल बिहारी वाजपेयी के कंधों पर था, उनके दिमाग में था। संयुक्त राष्ट्र ने सभी तरह के आर्थिक प्रतिबंध हम पर लगा दिए थे। रूस, चाइना, अमेरिका हमारे पीछे पड़ गया था और कहा था हम भी विभिन्न आर्थिक प्रतिबंध भारत के ऊपर लगा देंगे अगर उन्होंने परीक्षण किए। इन सब पूर्व धारणाओं, शंकाओं के बावजूद भी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यह ठान लिया था कि कुछ भी हो, परिस्थितियां कैसी भी हो, कोई भी दूसरा देश हमसे कुछ भी कहता रहे, हमें परमाणु हथियार चाहिए और हमें इनका परीक्षण करना ही चाहिए। और 11 मई को जो परीक्षण किया गया वो शक्ति-1 मिसाइल द्वारा किया गया और उसका नाम, उस मिशन का नाम, उस ऑपरेशन का नाम पोखरण 2 या ऑपरेशन शक्ति रखा गया। ये इतना साइलेंट मिशन था कि इसके बारे में दुनिया को जरा सी भी पता नहीं चली, क्योंकि अगर दुनिया को, यूनाइटेड नेशंस को इसके बारे में पता चलता तो सबसे पहले वही दखल देते। इसलिए दुनिया को पता चलने से पहले ही भारत ने परमाणु कार्यक्रम अपना सफल किया। तो 11 मई को पोखरण में परमाणु परीक्षण हुआ। 13 मई तक परमाणु परीक्षण हुए, लगभग 5 परमाणु परीक्षण हुए, जिसमें जो मुख्य परमाणु परीक्षण जो हमने बात की, जिसके बारे में हम ये दिन ऐतिहासिक तौर पर याद रखते हैं, वो था एक हाइड्रोजन बम, जिसको सुपर बम की संज्ञा दी जाती है, और जो दूसरे परमाणु बमों से 100 से लेकर 1000 गुना तक ज्यादा ताकतवर होता है। 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने अपने यहां परमाणु परीक्षण किया और उसके बाद ही यह खबर लीक हुई कि पाकिस्तान के जो अब्दुल कादिर खां हैं, जो परमाणु कार्यक्रम के जनक थे, इन्होंने ईरान, लीबिया और उत्तर कोरिया को यह विधि सौंप दी है, चोरी छुपे बेच दी है परमाणु हथियार बनाने की प्रोसेस। ये पता चलने के बाद पूरी दुनिया में भी पाकिस्तान की खूब निंदा हुई, घोर निंदा हुई। और अगर हम शुरुआत की बात करते हैं तो यह भी आपको याद रखने वाला फैक्ट है कि 18 मई 1974 को हमारे हिंदुस्तान ने पहला परमाणु परीक्षण किया था, और जिस परमाणु परीक्षण को स्माइलिंग बुद्धा ऑपरेशन जिसका नाम दिया गया था, आज बहुत सारे मुल्कों के पास परमाणु हथियार हैं, लेकिन बहुत चुनिंदा मुल्कों के पास हाइड्रोजन बम जैसा हथियार है, जिसमें भारत शामिल है।
इसलिए अब हम चाहे चीन हो या अमेरिका या रूस, ना तो हम तब डरे थे ना हम अब डर रहे हैं। 11 मई को एक और बहुत खास बात थी। 11 मई साल 2000 ये वो दिन है जहां दिल्ली में एक बच्ची का जन्म हुआ, आस्था नाम की बच्ची। वो इतिहास में उसका नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिख गया। उसका कारण था कि 11 मई 2000 को जिस बच्ची ने जन्म दिया वो भारत की 1 अरब सिटीजन थी। 1 अरब जनसंख्या भारत की 11 मई 2000 को हो गई थी। और 1 अरब कई लोगों द्वारा अभी भी इसी आंकड़े का उपयोग किया जाता है कि हमारी जनसंख्या 1 अरब है, 1.25 अरब है। अब हमारी जनसंख्या 1 अरब 35 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। और इन्हीं सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए अब ये मांग उठने लगी है कि केंद्र सरकार पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए कोई कानून लेके आए। तो ये कहानी थी 11 मई की पोखरण रेंज की, जिसके साथ हमारा इतिहास जुड़ा हुआ है, जिसके साथ गर्व होता है ऐसी बातें सुनने के लिए। ये जानने में हमें गर्व होता है कि हमारे पास क्या मौजूद है, जिसके लिए कितनी कुर्बानियां दी गई। अटल बिहारी वाजपेयी ने जय विज्ञान को इसलिए नहीं जोड़ा, उन्होंने 11 मई की तारीख राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर मनाने का इसलिए फैसला किया ताकि जो वैज्ञानिक और इंजीनियर्स और वो तमाम लोग जो आजादी के बाद से 1998 तक इस कार्यक्रम को आगे जाने के लिए लगे रहे, अथक प्रयास किए, उन सबको सम्मानित किया जा सके। इसी उद्देश्य के साथ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया 11 मई यानी कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के तहत ऐसे ही वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को पुरस्कृत करता रहा है। तो बच्चों, ये 11 मई का इतिहास था। अब हम जो आगे अपनी क्लास की चर्चा करने जा रहे हैं, चूंकि हमने पिछले मैथ्स की क्लास में आपको एवरेज के बारे में बताया था, एवरेज के कुछ क्वेश्चन ही हम कर पाए थे, बाकी के क्वेश्चन एवरेज के आज हम कंप्लीट करना चाहते हैं। तो बच्चों, जो लोग मैथ्स पढ़ते हैं वो, या जिनको मैथ्स पढ़ना है, या जो लगातार अभी देख रहे थे इन वीडियोस के माध्यम से, आपका एक बेस तैयार हो जाएगा। इन टॉपिक्स का बेस तैयार होने के बाद आप प्रैक्टिस करने लायक हो सकते हैं। तो जिनको मैथ्स पढ़ना है या बेसिक से पढ़ना है, एडवांस तक जाना है, तो वो इन वीडियोस को रेगुलर देखें, इनको नोट्स बनाएं। अगर हर रोज के भी आप नोट्स बनाते हो तब भी आप पर बहुत ज्ञान का भंडार हो जाएगा। आपको लिखना आवश्यक है, क्योंकि एक बड़े महान कवि ने कहा है कि अगर आप लिख नहीं रहे हैं तो आप पढ़ नहीं रहे हैं। तो लिखना पढ़ने की निशानी होता है। और अगर आप सोचते हो कि सिर्फ हम पढ़ पढ़ के ही ज्ञाता बन जाएं तो ये थोड़ा मुश्किल है। पढ़ी हुई बातें ठीक उसी तरीके से दिमाग में स्टोर होती हैं जैसे किसी बाल्टी में बहुत सारे सिक्के डाल दिए शुरुआत से लेके आज तक, और फिर उनमें ढूंढना जो हम चाहते हैं। लिखने से हम चीजों को कैटेगराइज कर पाते हैं, लिखने से हमारी मेमोरी यहां ट्रांसफर होती है टिप पर, और जो चीजें हमारे दिमाग में एग्जैक्ट उस टाइम नहीं आ पाती जब हमें जरूरत है। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम यही होती है कि हमें एग्जैक्ट जब पूछा जाता है, जब एग्जाम हॉल में हम पहुंचते हैं, तब सब कुछ दिमाग में चला जाता है। उसका प्रमुख कारण है लिखना कम होना। तो आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, या आप तैयारी भी नहीं कर रहे हैं, आप तथ्यों को हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहते हैं सजो के, मेमोराइज्ड वे में और लिखित वे में, तो आपको लिखना ही चाहिए। तो हम शुरू करते हैं आज की मैथ्स की क्लास एवरेज के क्वेश्चंस के साथ। इसको मिटा देते हैं। आज के इतिहास के बारे में आज की चर्चा थी। कल हम फिर नेक्स्ट 12 मई का इतिहास लेके आपके सामने मिलेंगे। 4 बजे से ही सेशन रहेगा, तो हम आगे बढ़ते हैं। 4 से 5 में ये सेशन रहेगा जिसमें हम मैथ्स के टॉपिक भी किया करेंगे और रीजनिंग के टॉपिक भी किया करेंगे, और हर रोज की घटनाओं के माध्यम से कुछ पुराने और इंटरेस्टिंग तथ्यों के बारे में भी चर्चा किया करेंगे। तो हम एवरेज पर थे, जहां मैंने कुछ मूलभूत बातें आपको बताई थी। उन मूलभूत बातों को मैं आपको याद भी कराऊंगा, क्योंकि आज हमें कुछ क्वेश्चन करने हैं। तो सबसे पहले जो मैंने बताया था मैं आपको बताऊं, जो मूलभूत बातें मैंने पिछली क्लासेस में आपको बताई, कि अगर n लोगों का समूह है
और इस समूह की औसत आयु, औसत इनकम, औसत वजन कुछ भी दिया गया हो, वो मान लीजिए कैपिटल ए है, मान लीजिए 10 लोगों का समूह है जिनकी सभी की औसत आयु 20 वर्ष है, एवरेज एज कितनी है 20 वर्ष, उनमें कुछ नए लोग शामिल होते हैं, 1 या 2 या 5 या 10। इस समूह में नए लोगों के शामिल होने के कारण उस समूह की औसत में भी परिवर्तन होता है। औसत या तो बढ़ती है या घटती है। तो हमने बताया था आपको, जो नए व्यक्ति या नए लोग उस समूह में शामिल होंगे उनके बारे में अगर प्रश्न पूछा जाए तो आप कैसे बताएंगे, a + - 1 + n/n इंटू x। इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से भी आपको बताना चाहेंगे तो ज्यादा इजी होगा कि ये हमें कब यूज करना है। एवरेज की शुक्रवार की क्लास में आप देखोगे तो हमने एवरेज शुरू किया था, उसमें कुछ कुछ बेसिक चीजें मैंने आपको बताई थी और उसमें कुछ प्रश्न भी हमने सॉल्व किए थे। आज हम उसके आगे बढ़ रहे हैं। रविवार को कल ऑफ रहा, मौसम खराब था 2 दिन। मौसम खराब होने के कारण कभी कभी नेटवर्क में प्रॉब्लम होती है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि हर रोज आपसे मिलूं। एग्जाम्पल के तौर पे यहां एक प्रश्न है, इस पर 24 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 24 विद्यार्थियों की एक कक्षा में औसत भार 35 किलोग्राम है। मतलब इन 24 विद्यार्थियों का औसत भार 35 किलोग्राम है। इसका मतलब ये होता है कि इन 34 विद्यार्थियों की अलग अलग कुछ वजन होगा, इन सबको जोड़ के 34 से भाग दिया, तब हमें औसत मिला। औसत के बारे में मैंने बताया था, अगर हमें कुछ भी नहीं पता तो सिर्फ इतना तो पता होना चाहिए कि औसत बराबर होता है जिन चीजों का भी औसत, जिन चीजों, वस्तुओं, व्यक्तियों, किसी का भी औसत निकालना है तो उन सभी को हमें सभी को जोड़ना पड़ेगा और उनकी कुल संख्या से भाग देना पड़ेगा। यही सिर्फ इकलौता कॉन्सेप्ट है जिससे सारे कॉन्सेप्ट निकल कर आए हैं। एवरेज इक्वल्स टू टोटल वैल्यू अपॉन टोटल नंबर। तो जितने भी लोग हैं, जैसे ये 24 विद्यार्थियों की औसत आयु 35 किलोग्राम है, औसत वजन 35 किलोग्राम है, इसका मतलब इन सभी के वजन को जोड़ा गया होगा और 24 से भाग देके आपको बता दिया गया है कि वजन कितना है, 35 किलो। अब कहा गया कि यदि शिक्षक का वजन भी शामिल कर लिया जाए तो औसत वजन 400 ग्राम बढ़ जाता है। तो इस शिक्षक का वजन ज्ञात कीजिए। मुझे पता है जिन लोगों ने देखा होगा वो इस फॉर्मूले का उपयोग कर सकते हैं। इसमें कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता, इसलिए हम फॉर्मूले का यूज करते हैं। अदरवाइज हम इस कॉन्सेप्ट से भी इसका आंसर दे सकते हैं। 24 विद्यार्थियों की कक्षा में जिनकी औसत वजन 35 किलोग्राम है, एक शिक्षक का भार शामिल कर लिया जाता है तो औसत वजन 400 ग्राम बढ़ जाता है। तो शिक्षक का वजन बताइए। तो मैंने क्या बताया, नए व्यक्ति का वजन बराबर शिक्षक का वजन बराबर इन सभी की औसत कितनी है, 35। ए का मतलब 35। अब अगर कोई समूह में जुड़ता है तो यदि उसके जुड़ने से औसत बढ़ता है तो प्लस का निशान लेना है, यदि उसके जुड़ने से औसत कम होता है तो माइनस का निशान लेना है। यहां एक शिक्षक जुड़ रहा है और उसके जुड़ने से औसत बढ़ रहा है तो हम यहां प्लस का साइन लेंगे। 1 प्लस जितने लोग उस समूह में पहले से मौजूद थे, कितने, कैपिटल N बराबर वही कहलाएगा 24। और जितने लोग उस समूह में बाद में जुड़ रहे हैं उनकी संख्या, एक शिक्षक जुड़ रहा है इसलिए हमने 1 लिखा, इनटू 400 ग्राम। 400 ग्राम को हमें किलोग्राम में बदलना पड़ेगा। अगर मान लो ये कहता कि 1 किलोग्राम वजन बढ़ रहा है, शिक्षक के शामिल होने से औसत वजन बढ़ रहा है 1 किलोग्राम, तो हम यह सीधे 1 रख देते। लेकिन यह किलोग्राम में नहीं दिया, यहां दिया है ग्राम में, तो हम इसको किलोग्राम में बदल देंगे।
किलोग्राम में बदलने के लिए हम कैसे भाग देंगे 1000 से, तो ये कैंसिल हुआ। 4/10 का मतलब 2/5 या 0.4 लिख सकते, डायरेक्ट आप 0.4 लिख सकते थे। तो हमारा फाइनल आंसर हुआ 35 प्लस 24 और 1 25 इंटू 0.4। ये 4 बार कैंसिल, 4 से 1 बार कैंसिल, आपका आंसर आएगा 36 kg। 36 kg। तो ये इसका आंसर है 36 kg। बहुत पतले पतले लोग रहे होंगे ये। तो ये तब मैंने बताया था जब समूह में कोई जुड़ता है, तो जुड़ने वाले के बारे में अगर हमें जानकारी चाहिए तो a प्लस माइनस 1 प्लस n अपॉन n इंटू एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस फॉर्मूले का उपयोग कुछ क्रिकेट के क्वेश्चन में किया जा सकता है। इसको आपको जरा ध्यान से देखना पड़ेगा, हालांकि मैं उसका आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, लेकिन फिर भी मैं दोनों तरह से एक क्वेश्चन बताता हूं, इसको आप याद रखें। एक यहां क्वेश्चन लिख रहा हूं मिटाकर, और इस फॉर्मूले को आप लोग याद रखना। एक प्रश्न लिख रहा हूं, तब तक आप इसका आंसर दें जब तक मैं उस प्रश्न को लिख रहा हूं। 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत बताइए। सौ से कम सभी विषम संख्याओं का औसत बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत बताइए। भाई अगर किसी को ये आंसर आता हो तो कृपया करके बताएं। फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल ऑड नंबर्स लेस देन 100। दूसरा क्वेश्चन जो मैं बताने वाला हूं यहां लिख रहा हूं। एक बल्लेबाज का, ये सब परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं, सारे जितने भी प्रश्न हम करने वाले हैं ये सब परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं। सबसे पहले हमें इनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो एक बल्लेबाज क्या खेली गई 11 पारियों तक का औसत था। 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए, जिसके फलस्वरूप उसके रनों का औसत 5 रन कम हो गया। जिसके फलस्वरूप रनों का औसत 5 रन कम हो गया। 12वीं पारी के बाद रनों का क्या औसत है? तो 2 प्रश्न आपके सामने हैं, इन दोनों के आंसर आपको निकालना है। रोहन, इस साल गवर्नमेंट के पेपर होंगे? ये तो रोहन भाई बड़ा कठिन सवाल पूछा है आपने। अभी तो कोरोना का कुछ नहीं पता, कोरोना की बीमारी कहां तक, हमारे देश में संक्रमण बहुत तेज गति से फैल रहा है। हम लोगों को चाहिए कि एहतियात बरतें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जो कि बहुत कम नजर आ रहा है, टीवी में देख रहे हैं तब। तो कोशिश करें कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगा के रहें, और बार बार कम से कम जितनी बार घर से बाहर जाएं तो घर आने से पहले हाथ हैंड वॉश करें, और जितनी बार किसी ऐसी चीज को आप छू के आए या लोगों से मिलकर आए तब भी आपको हाथ धोना चाहिए।
और ये बड़ा मुश्किल प्रश्न है कि कब गवर्नमेंट एग्जाम होंगे। हाँ, ये अनिश्चित है कि एग्जाम कब होंगे, लेकिन ये निश्चित है कि अगर इस दौर में हमने पढ़ाई नहीं करी और अगर कभी भी फिर एग्जाम हुए तब आप बहुत पिछड़ चुके होंगे। तो हम कभी भी किसी भी तरह अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़ें, क्योंकि प्रैक्टिस ही सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो फिर से आपको शुरुआत करनी पड़ेगी, जो बहुत कठिन कहलाएगी। तो आप लोग प्रैक्टिस जारी रखें। तो पहले तो ये प्रश्न, 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत, ये बताने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हम विषम संख्याओं का औसत, या ये प्रश्न पूछा क्यों गया, क्योंकि औसत का फॉर्मूला हमें क्या पता है, औसत बराबर होता है कुल मान बटे कुल संख्या। किसी भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को अगर हम औसत के किसी भी क्वेश्चन को करना चाहते हैं, हम इसके माध्यम से कर सकते हैं। औसत बराबर कुल मान बटे कुल संख्या। देखिए 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होता है। तो सबसे पहले मेरी औसत की पहली क्लास शुक्रवार को आप जाओगे तो मैंने कुछ चीजें आपको बताई थी, जिनमें विशेष मुख्य रूप से 3 चीजें आपको बताई थी कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत होता है n+1/2। प्रथम n सम संख्याओं का औसत होता है n+1 और प्रथम n विषम संख्याओं का औसत होता है सिर्फ n। तो अगर कोई आपसे पूछता है विषम संख्या मतलब ऑड नंबर्स, ये 3 चीज हमें बेसिकली पता होना चाहिए। द एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर होता है n+1/2। द एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर होता है n+1। द एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर होता है सिर्फ n। तो अगर हमें पता है कि कितनी संख्याएं हैं तो हम आंसर दे सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूं पहली 10 संख्याओं का औसत बताओ, संख्याओं मतलब प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर। पहली 10 संख्याओं के बारे में अगर पूछूं, पहली 10 मतलब 1 से लेकर 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर इनका औसत निकालना है तो इन सबको जोड़ना पड़ेगा 1 से लेकर 10 तक और भाग देना पड़ेगा 2 से, या फिर हम n+1/2 कर सकते हैं। n+1/2 मतलब कितनी संख्या है, पहली 10, तो n बराबर 10 रखेंगे। 10 और 1 11/2, यानी कि पहली 10 संख्याओं का औसत होगा 5.5, क्योंकि पहली 10 संख्याओं का योग होता है 55 और 55 को 10 से भाग दोगे तो 5.5 निकल के आएगा। तो हम प्राकृतिक संख्याओं की बात करें या नॉर्मल संख्याओं की बात करें तो एवरेज हम निकालते हैं n+1/2 से। अगर हम बात करें कि भाई पहली 5 सम संख्याओं का औसत बताओ, पहली 5 सम संख्याओं का मतलब होता है 2 4 6 8 10। इस प्रश्न को 2 तरीके से कहा जाता है, ध्यान से सुनना। मैं हर बार हर क्लास में जब भी मैं इस टॉपिक को बताता हूं तो ये बारीकी से बताता हूं, क्योंकि जब भी प्रश्न करता हूं बच्चे गोलमोल हो जाते हैं कि सर ने क्या पूछ लिया। कि अगर मैं कहता हूं कि 1 से लेकर 20 तक सभी सम संख्याओं का औसत बताओ, तो हमारे पास क्या विकल्प है। 1 से लेकर 20 तक सभी सम संख्याओं का औसत बताना है तो पहले सम संख्याएं ढूंढनी पड़ेंगी। 1 से लेकर 20 तक सभी सम संख्याएं नहीं होती, हमें पता करना पड़ेगा 1 से लेकर 20 तक कितनी सम संख्याएं हैं। तो हमारे दिमाग में आएगा कि भाई 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। 1 से लेकर 20 तक 10 सम संख्याएं होती हैं और इन्हीं को पहली 10 सम संख्याएं कहा जाता है। तो कोई आपसे कहे 1 से लेकर 20 तक सभी सम संख्याओं का औसत बताओ, तो सबसे पहले पता करना कि संख्याएं कितनी हैं। जितनी सम संख्याएं होती हैं उतनी ही विषम संख्याएं होती हैं। तो अगर किसी ने बोला 1 से लेकर 20 तक सम संख्याओं का औसत, तो 20 में कितनी सम संख्याएं होंगी 10, तो 10 + 1 यानी कि 11। और अगर किसी ने बोला 1 से लेकर 20 तक विषम संख्याओं का औसत बताइए, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 20, तो पहले पता करना पड़ेगा कितनी विषम संख्याएं हैं। 1 से लेकर 20 तक कितनी विषम संख्याएं 10, तो उनका एवरेज भी 10। जितने ऑड नंबर्स उनका एवरेज भी उतना ही होता है। तो बस जब भी अगर बाई चांस इन केस ये प्रश्न पूछा गया तो इसी पद्धति से पूछा जाएगा।
इस प्रश्न का मतलब 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत क्या है। तो हमें पता करना पड़ेगा कि 100 से कम कितनी विषम संख्याएं होती हैं। 100 से कम कितनी विषम संख्याएं होती हैं, यह बड़ा साधारण सा प्रश्न है, क्योंकि इसमें अलग तरीके से पूछ लिया गया है। 100 से कम 50 विषम संख्याएं होती हैं। 100 1 से लेकर 100 तक 100 अंतिम सम संख्या होती है, 1 से लेकर 100 तक, और 1 से लेकर 100 तक अंतिम विषम संख्या होती है 99। तो ये ठीक प्रश्न ठीक उस जैसा है जैसे मैंने आपसे पूछा कि 1 से लेकर 10 तक विषम संख्याओं का औसत बताइए। फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। अब 1 से लेकर 10 तक सभी विषम संख्याओं का औसत आपको पता करना है, तो पता करना पड़ेगा इसमें कितनी विषम संख्याएं हैं। अभी मैंने क्या बताया, कितनी है, 5, तो वही इनका औसत है। 1 से लेकर 10 तक कितनी विषम संख्याएं हैं, 5, तो जितनी विषम संख्या है उतना ही उनका औसत होता है। इसी प्रश्न को अगर मैं कहूं 10 से छोटी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तब भी वो कितना होगा, 5। 10 से छोटी कितनी, 9, और 9 तक 1 3 5 7 9 5 विषम संख्या होती है, इसलिए उनका औसत 5 होगा। या ये वाला जो प्रश्न है इसी आधार पर पूछा गया है कि 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत क्या है। 100 से कम कितनी विषम संख्या होती है, 50। 1 से 100 तक कितनी विषम संख्या होती है, 50। आखिरी विषम संख्या 1 से 100 तक कौन सी होती है, 99। तो आप यहां आंसर दोगे 50 कि 100 से कम कितनी विषम संख्या है, 50 है, और जितनी विषम संख्या उतना ही उनका औसत होता है। तो ये वाला प्रश्न है, इसका आंसर है 50। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा है ये क्रिकेट के ऊपर है। कई बच्चों को क्रिकेट अच्छा लगता है, कई को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिनको अच्छा भी लगता है उनको पढ़ने से कई लोगों को मतलब नहीं होता, लेकिन बीच में वो फंस जाते हैं जिनको पढ़ना भी है और क्रिकेट भी अच्छा नहीं लगता। तो उनके लिए देखो ध्यान दो, ये क्रिकेट के क्वेश्चन हमें कैसे करने हैं। तो ये एसएससी में पूछा गया प्रश्न था, 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत, सीधा सीधा आंसर देना था 50। कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकते इस तरह के क्वेश्चन में, और दिमाग में कैलकुलेशन आए तो समझ लेना हम गलत कर रहे हैं। सिर्फ कॉन्सेप्चुअल बात है, हमें ये पता होना चाहिए 3 चीजें। तो अब हम इस क्रिकेट के प्रश्न की बात करते हैं। इस प्रश्न में कहा गया है कि एक बल्लेबाज का, पहले तो प्रश्न समझना ही थोड़ा कठिन है, प्रश्न समझना कठिन है। एक बार आप प्रश्न पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बल्लेबाज का 11 पारियों का कुछ निश्चित औसत रहा होगा। मतलब कोई ऐसा बैट्समैन रहा होगा जिसने 11 मैच या 11 इनिंग खेल ली है। अब 11 मैच यानी कि 11 पारी उसने खेली है, तो कुछ ना कुछ तो रन बनाए होंगे। अब ये बल्लेबाज औसत निकालते कैसे हैं? कोई बल्लेबाज, इतने महान बल्लेबाज है सचिन तेंदुलकर, डॉन ब्रैडमैन का औसत कहा जाता है कि भाई 99.9 लगभग 100 के बराबर पहुंच गया, कि भाई सचिन तेंदुलकर के एवरेज 50 के आसपास रहता है। तो ये एवरेज होता क्या है? किसी भी बल्लेबाज का अगर हम ऐसे एवरेज निकालते हैं तो एवरेज का मेन फॉर्मूला यही है, किसी भी चीज का औसत निकालना है तो वो जितनी भी चीजें होंगी उनका कुल योग अपॉन जितनी चीजें हैं उनकी संख्या से उसमें डिवाइड करना है। तो बल्लेबाजी औसत कैसे निकालते हैं, ये क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। बहुत सारे सभी बच्चों के लिए, खासतौर से जो एसएससी या दूसरे एग्जाम दे रहे हैं, कि बल्लेबाजी औसत निकालने के लिए बल्लेबाज, अच्छा बल्लेबाज वो कहलाता है जो हर पारी में शतक लगाए। अपन लिए कि भाई इंडियन टीम में कोई भी क्रिकेटर है वो हर पारी में सेंचुरी लगाए तो हमें अच्छा लगता है। तो पारी और रन, बल्लेबाज की जिंदगी में ये 2 चीजें बहुत अहम होती है कि उसने एक मैच में या एक पारी में कितने रन बनाए हैं, यही उसका औसत निर्धारित करता है। तो कभी भी बल्लेबाजी औसत की बात करेंगे तो बनाए गए कुल रन, इसको शॉर्ट में हम कुल रन भी बोल सकते हैं, अपॉन कितने मैचेस में बनाए, नंबर ऑफ इनिंग्स या पारी की संख्या, यह बल्लेबाजी औसत होता है। और बल्लेबाजी से जुड़े हुए जितने भी प्रश्न हैं वो इससे किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न को इसी द्वारा करके देखेंगे। सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से करके देखेंगे, दूसरे उस हम अपने
फॉर्मूले के माध्यम से करके देखेंगे, जिससे आपको इतनी ज्यादा मगजमारी नहीं करनी पड़ेगी, तुरंत आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। देखिए, हमें सिर्फ इतना पता है, जैसे क्रिकेट का प्रश्न आया तो हमारे पास सिर्फ इतना ज्ञान है कि बल्लेबाजी औसत होता है बल्लेबाज द्वारा बनाए गए कुल रन बटे कितनी पारी में उसने बनाए। अब इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। एक बल्लेबाज का 11 पारियों का कुछ औसत था, मतलब उसने 11 पारी खेल ली है, हर एक पारी में उसने कुछ ना कुछ बनाया होगा, तो हर एक पारी में जितने उसने बनाए होंगे वो रन अपॉन 11 पारी, ऐसे औसत निकलेगा। तो हमें इस क्वेश्चन में बताया नहीं गया है, बस इतना बताया गया है कि वो 11 मैच खेल चुका है। अब क्या हुआ, वो 12वें मैच में आया, 12वीं पारी खेलने आया और उस पारी में उसने बना दिए 90 रन। 90 रन बनाए भाई, अच्छे रन बनाए, और इसके बनाने से औसत उल्टा कम हो गया। इसका मतलब यह रहा होगा कि इसने बनाए इस पारी में 90 रन, फिर भी जो पहले का औसत है वो कम हो गया, मतलब पहले उसका औसत 90 से ज्यादा रहा होगा। समझ गए? तो इस बल्लेबाज ने 11 पारियों में कुछ रन बनाए होंगे, हमें भी पता, लेकिन 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए, जिसके कारण हुआ क्या, जो उसका 11 पारियों तक का औसत रहा होगा उस औसत में 5 रन की कमी हो गई। और बस इतने ही इन दो आंकड़े आपको इस तरह के प्रश्न में दिए जाएंगे मात्र। एक तो उसने कितने रन बनाए उसकी अंतिम पारी में जो उसने खेली, और उसके रन बनाने के साथ औसत में कितना परिवर्तन हुआ। इस फॉर्मेट के प्रश्न में ये दो ही चीजों की आवश्यकता है। अगर मैं इस ऊपर वाली लाइन को हटा भी दूं तब भी ये अंडरस्टूड लाइन है कि वो बल्लेबाज 11 पारी खेल चुका है। ये बड़ी अंडरस्टूड चीज है। क्यों अंडरस्टूड चीज है? क्योंकि उसने 12वीं पारी में 90 रन बनाए, मतलब इससे पहले वो 11 पारी खेल चुका है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? देखो, कॉन्सेप्ट कहता है औसत बराबर कुल मान बटे कुल रन बटे पारी। अब उसने कितनी पारी खेल ली थी? पहले 11। हमें नहीं पता उसने कुल कितने रन बनाए, हमें इन दोनों चीजों के बारे में नहीं पता। हम इस औसत को एज्यूम कर लेते हैं। हमने औसत एज्यूम कर ली x, मतलब हमने एज्यूम कर ली कि 11 पारियों में उसका क्या औसत रहा होगा, x रहा होगा। हमने x एज्यूम कर लिया और इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या मिला हमें? 11x, जो कि क्या हो गया? 11 पारियों के कुल रन। ये क्लियर है? 11 पारियों के कुल रन हो गए। अब क्या हुआ? दूसरी बार इस फॉर्मूले को यूज कर लो। औसत बराबर कुल रन बटे कुल पारी। अब वो कौन सी पारी खेल रहा है? अब वो खेल रहा है 12वीं पारी। औसत हमें अभी नहीं पता, बस इतना पता है कि जो पहले औसत रही होगी उससे औसत 5 रन कम हो गई, तो मतलब यहां औसत कितनी होगी? x माइनस 5, और ये क्या हो गए? कुल रन। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो x 12 इंटू x यानी कि 12x, 12 पंजे 60, ये कुल रन हो गए कितनी पारियों की? 12 पारियों की। ठीक है, ये 2 बार हमने उपयोग किया है दोनों ही स्थितियों में। पहली स्थिति में उसने बोला कि एक बल्लेबाज 11 पारियों का कुछ औसत था, तो हमने सबसे पहले क्या मान लिया? 11 पारियों का औसत x था। अगर ये लाइन नहीं भी लिखी होगी, अगर क्वेश्चन यहां से शुरू होगा, तब भी आपको यही अज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पुराना उसका लेखा जोखा चाहिए। तो अगर उसने 12वीं पारी में 90 रन बनाए हैं, जिसके कारण उसका औसत 5 रन कम हुआ है, तो हमें पहले का औसत चाहिए, जिसको हमें अज्यूम करना पड़ेगा। हमने अज्यूम किया x, यानी कि 11 पारियों के कुल रन हमारे पास कितने हैं? 11x। अब बच्चों बस एक चीज याद रखना, ये कितने पारियों के रन है? 11 पारियों के। कितने? 11x प्लस 12वीं पारी में उसने कितने रन बनाए? 90। अगर इसमें 90 रन जोड़ दूं तो ये कुल मिला के 12 पारियों के रन हो गए।
11 पारियों के रन 11x, 12वीं पारी में उसने कितने बनाए 90, तो 11x प्लस 90 ये हो गए टोटल रन। टोटल 12 पारियों के बाद बनाए गए रन हो गए 11x प्लस 90। ये इसका कॉन्सेप्चुअल वे है। ये भी 12 पारियों तक बनाए गए कुल रन है, जो लिखा है 12x माइनस 60। ये भी 12 पारियों तक बनाए गए कुल रन है। दोनों को बराबर कर दीजिए, दोनों को बराबर कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्योंकि भाई अगर हमें एक अननोन वेरिएबल चाहिए, एक अननोन वेरिएबल का आंसर निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो कम से कम एक इक्वेशन चाहिए हमें। अगर 2 अननोन वेरिएबल होते हैं तो 2 इक्वेशन चाहिए होती है सॉल्व करने के लिए। अगर 3 अननोन वेरिएबल होते हैं तो 3 इक्वेशन बनानी पड़ती है। चूंकि यहां पर सिर्फ एक अननोन वेरिएबल है x, तो हमें एक इक्वेशन बनानी पड़ी। और इक्वेशन हमने कैसे बनाई? सबसे पहले जो दिया था 11 पारियों के कुल रन हमने निकाल लिए। 11 पारी में हमने 12वीं पारी के रन जोड़ दिए, तो ये कुल मिलाकर 12 पारियों तक के रन हो गए। इसको ही हमने दूसरे तरीके से निकाल लिया। 12वीं पारी दिया था, इस तरीके से इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। ये भी 12 पारियों के रन है, जब भी ये भी 12 पारियों के रन है। इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं। 90 में प्लस हो गई 150 हो जाएगा। 12x में से 11x जाएंगे तो x बचेगा। इसका मतलब x बराबर कितना आ गया 150। यानी कि 11 पारियों तक उसका औसत क्या था 150 रन। 11 पारियों तक उसका औसत 150 रन था। प्रश्न में क्या पूछा गया है, ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी पड़ेगी। प्रश्न पूछा गया है 12वीं पारी के बाद उसका औसत क्या है। बच्चे यहां पर गलती कर देते हैं, ऑप्शन इस तरीके से लिखे होते हैं 150, 155, 145, 160, इस तरीके के ऑप्शन हुए। अब जैसे ही x बराबर 150 आया तो हमको लगा कि भाई 150 ही आंसर है। थोड़ा बहुत ध्यान से देखोगे तो x बराबर 150 आया है। x हमने क्या माना था 11 पारियों का औसत x, और हमसे पूछा क्या गया है 12वीं इनिंग के बाद का एवरेज बताइए। भाई 11 के बाद जैसे ही उसने 12वीं पारी खेल ली, उसके बाद औसत उसका 5 रन कम हो गया। तो पहले 150 था, बाद में कितना रह गया 145। ये इसका फाइनल आंसर है। 145 इज द फाइनल आंसर। देख लीजिए, अगर आप कर पा रहे हैं तो इसी तरह का मैं दूसरा प्रश्न आपको दे रहा हूं, बल्लेबाजी औसत वाला। ये 11 पारियों को निकाला, 12 पारियों को 2 बार हमने इसको यूज किया। अगर इसको हम फॉर्मूले से करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे ये हम बता देते हैं आपको। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका बहुत जल्दी सॉल्व होने वाला तरीका है। इसमें ज्यादा कोई कैलकुलेशन करना नहीं है, इक्वेशन भी नहीं बनाना है। हमने थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि अगर समूह में कोई जुड़ता है तो जुड़ने वाले के बारे में बराबर a प्लस माइनस 1 प्लस n अपॉन n इंटू एक्स। अब देखो ध्यान से, जुड़ने वाला कौन था, क्या जुड़ा 12वीं पारी जुड़ी, जिसमें कितने रन बनाए गए 90 रन बनाए गए। 12वीं पारी में कितने रन बनाए गए 90 रन बनाए गए। तो जुड़ने वाली कौन सी पारी थी 12वीं पारी, जिसमें बनाए गए 90 रन। 11 पारियों जो पहले से उपलब्ध ग्रुप है जिसमें कुछ जुड़ रहा है, वो उसका औसत a कहलाएगा। देखिए पहले कितनी पारी वो खेल चुका था 11 पारी, 11 खेल चुका था। 12वीं पारी जुड़ रही है आपकी, एक पारी इसमें जुड़ रही है। तो 11 पारियों का कुछ औसत जो हमने क्या माना x। अब वो पारी जब जुड़ गई उसके बाद औसत क्या हुआ कम हुआ, इसलिए हम यहां माइनस लेते हैं। मैंने क्या बताया, अगर जुड़ने के बाद औसत कम हो तो यहां माइनस लेना, जुड़ने के बाद औसत बढ़ जाए तो यहां प्लस लेना। 1 प्लस पहले ओरिजिनल कितनी पारी खेला था जुड़ने के पहले 11, कितनी पारी और जुड़ रही है सिर्फ एक, 12वीं पारी जुड़ रही है और इसके जुड़ने से औसत कितना कम हो रहा है 5 रन कम हो रहा है। सिंपल सी कहानी है, या डायरेक्ट आंसर यहां से दे सकते हो। x माइनस 11 और 1 12, 12 पंजे 60, ये आ जाएगा x बराबर 150। तो ये x कौन सा होगा 11 पारियों का औसत। हमेशा याद रखना, अगर वो नया औसत पूछे तो नया औसत या तो इससे कुछ कम होगा या ज्यादा होगा, जो भी प्रश्न में दिया होगा। इस क्वेश्चन में औसत नया जुड़ने के बाद कम हो गया था, तो 5 रन कम करके यहां भी आंसर देना 145। ये होगा 12वीं पारी के बाद का औसत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर अगर दे सकते हो तो देना, इसी तरह का क्वेश्चन है। इसको आप नोट कर लेना, ये मैंने कैसे किया है। कई बच्चों को इसमें डाउट होता है कि ये कैसे किया है।
इसको नोट कर लेना इस प्रोसेस को, बहुत आसान प्रोसेस है, बहुत आसान तकनीक है बल्लेबाजी वाले प्रश्न करने की। तो जुड़ने वाला बराबर a प्लस माइनस 1 प्लस n अपॉन n इंटू एक्स। जुड़ने वाली पारी थी 90 और जुड़ने से पहले एवरेज हमने x माना, हमेशा ये अननोन होगा, याद रखना ये अननोन रहेगा, यहाँ x रखना ही है, इतना याद रखना। प्लस माइनस में से जुड़ने के बाद अगर कुछ माइनस प्लस हो रहा है तो माइनस प्लस कर देना। 1 प्लस यहां वो पारी आएंगी जो कभी कभी मान लो अगर ये लाइन नहीं लिखी होती, अगर ये लाइन नहीं लिखी है कि 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए, तब भी आप समझ जाना कि 12 पारी से पहले वो 11 खेल चुका है। समझ गए? तो कैपिटल N की जगह हमेशा 11 ही आएगा। नई पारी जुड़ने से पहले कितनी पारी हैं वो यहां आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 76 रन बनाता है, जिससे उसका औसत 2 रन बढ़ जाता है। पंद्रहवीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा? देखो भाई, मैं तो इस तरीके का इस्तेमाल करूंगा, कौन से तरीके का, कि जुड़ने वाली पारी में बनाए रन बराबर a प्लस माइनस 1 प्लस n अपॉन n इंटू एक्स। जुड़ने वाली पारी में कितने रन बनाए? 76। a की जगह क्या रखना है? x, क्योंकि यही निकालना है। अब ये बताओ, 15वीं पारी में बनाए हैं उसने, इससे पहले कितनी पारी खेली होंगी? 14। वो पारी में बनाए गए रन से औसत बढ़ गया, इसलिए हमने यहाँ क्या ले लिया? प्लस 1 प्लस पहले कितनी पारी खेल चुका है? वो 14। एक ही पारी 15वीं पारी का यूज होना है, यहाँ 15 का कहीं इस्तेमाल फिलहाल नहीं करना। इनटू कितना औसत बढ़ रहा है? 2 रन। देख लो ध्यानपूर्वक, 76 बराबर x प्लस 14 और 1 15, 15 दूनी 30। ये आ गया इधर ट्रांसफर होके 76 माइनस 30 यानी कि 46 बराबर x। अब ये x क्या था? ये था 14वीं पारी तक का औसत। आपसे क्या पूछा है? 15वीं पारी का औसत पूछा है, तो 2 रन बढ़ा दो, 46 और 2 48 आपका फाइनल आंसर हो। 2 इसलिए बढ़ाया क्योंकि 15वीं पारी के बाद ही उसका औसत 2 रन बढ़ गया। तो ये वाला क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट एक अलग तरह का क्वेश्चन दे रहे हैं हम आपको, समझ जाओ। क्वेश्चन छोटे छोटे से नोट करते जाना, समय अपने पास कम है इसलिए ज्यादा समय अपन नहीं दे सकते। तो एक बल्लेबाज ने 15वीं पारी में, अगर इसको कॉन्सेप्ट से करना था तो कैसे करोगे? बट कंफ्यूज हो जाओगे आप, इसी को यूज करो, कॉन्सेप्ट से पहले वाला करना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट, रमेश ने 13 पारियों में 51 के औसत से रमेश ने 13 पारियों में 51 के औसत से रन बनाए। यदि 14वीं पारी में उसने 149 रन बनाए, तब उसकी औसत कितनी हो जाएगी? बताइए। इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में थोड़ा अंतर है, इसमें सब कुछ दिया है। 13वीं पारी में 51 के औसत से रन बनाए, ठीक है। 13वीं पारी में कितना औसत था उसका? 51 औसत था, और ये पारी की संख्या। अब 14वीं पारी में क्या हुआ?
14वीं पारी में कितने रन बनाए उसने? 149 रन बना दिए। ये औसत दिया था, ये रन। अब क्या करना है आपको? सबसे पहले पता करो फॉर्मूला। ऐसे किसी भी प्रश्न में जहां सब कुछ दिया हो वहां कुछ भी न करते हुए सीधा फॉर्मूला लिख लो। औसत बराबर होता है कुल मान बटे कुल संख्या। अब अगर कोई क्रिकेटर है, बल्लेबाज है, तो उसके यहाँ कुल रन आ जाएंगे, कुल मैच आ जाएंगे। तो कितना औसत था? 51। कुल रन कितने मैचेस में? 13। तो 51 इंटू 13 करो, तो उन्हें मल्टीप्लाई किया 663। इसके बाद 663 रन उसने कितने पारी में बना लिए? तो 13 पारी तक कुल रन हो गए 663 रन। 14वीं पारी में कितने रन बनाए? 149। इनको जोड़ लो, 9 और 3 12, 6 और 4 10 और 1 11, 6 और 1 7 और 1 8, यानी कि कुल मिला के 14 पारियों में कितने रन बनाए? कुल 812। औसत पूछा है तो कुल रन बटे कितनी पारियों में? 14 पारियों में। आप आंसर दे सकते, कैंसिल कर लीजिए। अट्ठावन आंसर आएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा साधारण सा था, इसमें कुछ विशेष नहीं दिया था। इसमें क्या कहा गया कि भाई एक बल्लेबाज है जिसने पहले 13 पारियों में 51 के औसत से रन बनाए। औसत बराबर क्या होता है? कुल रन बटे कुल पारी। तो औसत कितनी थी? 51। कुल रन बटे कुल पारी कितनी हुई? 13। तो हमने 13 और 51 को मल्टीप्लाई किया तो हमें पता चल गया कि भैया 13 पारियों में उसने कुल कितने रन बनाए? 663 रन। 13 पारियों तक 663 रन बना चुका है। 14वीं पारी में उसने कितने रन बनाए? 149। इसको हमने ऐड कर दिया तो मिला हमें 812। तो ये कुल मिलाकर 14 पारियों में बनाए गए कुल रन है और यही औसत हमें निकालना है। तो हमने औसत बराबर कुल रन कितने पारियों में बनाए गए? 14 पारी। आंसर आ गया 58। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिटा रहे हैं हम इसको। अब एक गेंदबाजी औसत का क्वेश्चन है। गेंदबाजी औसत कैसे निकाला जाता है? ये भी गेंदबाजी औसत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये भी बच्चों से बनना थोड़ा कठिन हो जाता है। बॉलिंग एवरेज, कि हमें क्रिकेट पसंद है, कई लोगों को पसंद होता है, लेकिन कई लोगों को यह नहीं पता होता है कि किसी भी गेंदबाज के औसत कैसे निकालते हैं या गेंदबाज का बॉलिंग एवरेज कैसे निकालते हैं। तो कोई निश्चित चीज नहीं होती, तो व्यक्ति तुक्का लगाते हैं कि भाई कुछ भी बोल सकते हैं। तो गेंदबाज अच्छा गेंदबाज कैसे कहलाता है? जैसे हमने भी बल्लेबाज की बात की। अच्छा बल्लेबाज वो होता है जो हर मैच में सेंचुरी मारे, हर मैच में रन बनाए। तो बल्लेबाज के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? एक मैच, और दूसरा उस मैच में बनाए गए रन। गेंदबाज के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? गेंदबाज के लिए मैच इंपॉर्टेंट नहीं है। गेंदबाज के लिए मैच इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि उसको बैटिंग नहीं करना। गेंदबाजी के लिए इंपॉर्टेंट यह है कि अगर उसने बॉलिंग की है तो कितने विकेट लिए, सबसे पहली चीज, और विकेट लेने के साथ साथ उसने रन कितने खर्च किए। भाई अच्छा बॉलर कौन सा कहलाता है? जो हर गेंद पर विकेट ले और एक भी रन न दे, ऐसे ना। तो गेंदबाज के लिए जरूरी चीज है विकेट और दिए गए रन, जबकि बल्लेबाज के लिए क्या जरूरत होती है? उसके मैच और बनाए गए रन। तो बल्लेबाज के लिए चूंकि उसके मैच या इनिंग इंपॉर्टेंट होती है और बनाए गए रन इंपॉर्टेंट होते हैं, जबकि गेंदबाज के लिए उसके द्वारा लिए गए विकेट इंपॉर्टेंट होते हैं और उसके द्वारा दिए गए रन इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसलिए किसी भी गेंदबाज के आगे लिखा होता है उसकी परफॉर्मेंस के आगे के 5 विकेट लिए 70 रन देकर, 5/60, 5/35, तो यही उनका एवरेज कहलाता है। तो गेंदबाजी औसत होता है दिए गए रन अपॉन लिए गए विकेट। क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये सबसे अगर
कोशिश आप कर पाए और सिर्फ इसी आधार पर वो होने वाला है, बहुत आसानी से होगा। क्वेश्चन में लिख रहा हूं और अमूमन बच्चों से ये बनता नहीं है। एक क्रिकेट खिलाड़ी का गेंदबाजी औसत बॉलिंग एवरेज 24.85 है। इसको रन प्रति विकेट बोलते हैं। जैसे बल्लेबाज के लिए रन प्रति मैच होता है, वैसे गेंदबाज के लिए रन प्रति विकेट होता है। तो एक क्रिकेट खिलाड़ी का गेंदबाजी औसत है 24.85 रन प्रति विकेट। अब उसने कहा है वो अपने अंतिम मैच में 52 रन देकर 5 विकेट लेता है। अच्छी परफॉर्मेंस दी, ठीक है। इसके बाद उसका औसत 0.85 अंक कम हो जाता है। ये चीजें दो तरीके से पूछी जाती है। इसके बाद उसका औसत 0.85 अंक कम हो जाता है या उसका औसत 0.85 अंक सुधर जाता है, इंप्रूव हो जाता है। ये दो चीजों का उपयोग किया जाता है, कम हो जाता है या सुधर जाता है या अच्छा हो जाता है। गेंदबाज के लिए खास बात क्या है, वो जितने कम रन देगा उतनी उसकी अच्छी एवरेज होगी। तो अगर पहले उसका औसत ये था कि लगभग 24 रन देकर वो 1 विकेट लेता था, ये उसका औसत था। वो 1 विकेट लेने के लिए कितने रन खर्च करता था? 24 × 85 रन। अब इसके औसत कम होने का मतलब इसकी परफॉर्मेंस अच्छी होना होता है। तो पहले 24.85 रन देकर 1 विकेट लेता था, अब 85 अंक कम हो गए, तो यानी कि सिर्फ 24 रन देकर 1 विकेट ले लिया। तो सुधरने पर भी हमें माइनस करना होता है और कम होने पर तो हमें दिख ही रहा है। आगे बढ़ते हैं। अंतिम मैच खेलने तक उसके द्वारा गिराए गए विकेटों की संख्या। अब देखिए, गेंदबाजी औसत हमें पता है कि दिए गए रन बटे लिए गए विकेट। अब देखिए इसी का प्रयोग करते हैं। पहले हमने लिखा गेंदबाजी औसत बराबर दिए गए कुल रन अपन लिए गए विकेट, ठीक है, छोटी चीज लिख ली। किसी मैच में अंतिम मैच में 52 रन देकर 5 विकेट लिए, ये बाद की बात है। अब पहली लाइन पे आइए। एक क्रिकेट खिलाड़ी का गेंदबाजी औसत कितना है? 24.85। हमें नहीं पता भाई, जब उसका ये 24.85 रन उसका औसत था तब उसने कितने विकेट लिए। यहां हम विकेटों की संख्या को x ले लेंगे। बल्लेबाजी क्वेश्चन जैसा ही कॉन्सेप्ट है। यहां भी हमें कुल दिए गए रन पता चलेगी कि गेंदबाज ने अंतिम मैच से पहले तक जो उसका एवरेज था, मान लो अंतिम मैच जब वो खेलने आ रहा था उससे पहले उसका औसत कितना था? 24.85। सिर्फ हमने पहली लाइन का उपयोग किया है। 24.85 उसका अंतिम मैच से पहले तक का औसत था। तो अंतिम मैच से पहले तक लिए गए विकेटों की संख्या हमने x मान ली। इसका मतलब अंतिम मैच से पहले तक उसने कुल मिलाकर 24.85x रन दिए हैं। x आ गया, एक अननोन वेरिएबल, मतलब एक इक्वेशन की हमें आवश्यकता है। हम आगे बढ़ेंगे, एक और बार इसको यूज करेंगे। औसत बराबर दिए गए कुल रन बटे लिए गए विकेट। अंतिम मैच आ गया। अंतिम मैच में क्या हो गया? उसका औसत 52 रन देकर उसने 5 विकेट ले लिए और औसत कितना कम हो गया? 0.85 अंक कम हो गया। पहले था 24.85, कम कर दो तो कितना औसत हो जाएगा? 24। और दिए गए रन अभी हमें नहीं पता। अब अंतिम मैच से पहले तक उसने कितने विकेट लिए थे? x।
अंतिम मैच में उसने 5 विकेट और ले लिए, 52 रन अतिरिक्त दे दिए, मतलब अंतिम मैच में उसके विकेट हो गए x प्लस 5। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 इंटू एक्स, 5 चौके 20, 5 दूनी 10 और 2 12, 24x प्लस 120। ये अंतिम मैच तक दिए गए कुल रन हैं। अब इक्वेशन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, ये अंतिम मैच से पहले तक दिए गए रन थे, इसको मैं मिटा देता हूं। अंतिम मैच से पहले तक दिए गए रन थे 24.85x, अंतिम मैच में कितने रन और दे दिए 52, तो ये टोटल दिए गए रन हो गए। अंतिम मैच में कितने रन दिए 52। अब ये भी देख लीजिए, ये भी अंतिम मैच तक दिए गए रन है 24x प्लस 120। ट्रांसफर कर लो, इसको इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, 24.85 में से 24 जाएंगे तो 0.85x बराबर ये 120 में से 52 जाएंगे तो 10 में से 2 जाएंगे तो 8 बचेगा, 11 में से 5 जाएंगे तो 6 बचेगा। ये पॉइंट हटाओगे, नीचे 2 जीरो आएंगे तो x बराबर आएगा, देखिए 0.85 बचा, 24.85 ये माइनस होगा तो 24.85 में से 24 जाएंगे तो कितना बचेगा, सिर्फ 0.85 68 बचा। अब हम आसानी से आंसर देने के लायक हो गए, 85/100 इंटू एक्स बराबर 68। कैंसिल कर लीजिए, अगर इसको इधर ले जाइए, x बराबर 68 इंटू 100/85, 5 से कैंसिल कर लीजिए, 17 से डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो, 17 पंजे 85 होता है और 17 चौके 68 होता है। आपका आंसर आ जाएगा x बराबर 80। फाइनल 80 x बराबर आ गया, मतलब x हमने क्या माना था, अंतिम मैच से पहले तक उसने कितने विकेट लिए 80, अंतिम मैच में 5 विकेट और ले लेता है, मतलब अंतिम मैच के बाद लिए गए विकेटों की संख्या हो जाएगी 85। इस क्वेश्चन को आप उस फॉर्मूले से उपयोग कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल ये कॉन्सेप्ट है गेंदबाजी वाले क्वेश्चन का। अब हम कुछ और क्वेश्चंस की चर्चा करते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन में रिपीट कर देता हूं, किसी क्रिकेट खिलाड़ी का गेंदबाजी औसत 24.85 रन प्रति विकेट था। अंतिम मैच में उसने 52 रन देकर 5 विकेट लिए, जिससे उसका औसत 0.85 अंक कम हो जाता है। तो आपको बताना है अंतिम मैच खेलने तक उसके द्वारा गिराए गए विकेटों की संख्या क्या थी। हमने क्या किया, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि गेंदबाजी औसत कैसे निकाला जाता है। तो औसत बराबर होता है गेंदबाज द्वारा दिए गए कुल रन बटे गेंदबाज द्वारा लिए गए कुल विकेट। औसत कितना था 24.85 कुल रन। हमें नहीं पता था कि अंतिम मैच से पहले तक उसने कितने विकेट लिए थे, हमने एज्यूम कर लिए x विकेट लिए थे। तो हमें पता चल गया अंतिम मैच तक उसने, अंतिम मैच से पहले तक 24.85x विकेट कुल रन दिए हैं। दूसरी बार हमने इसको यूज किया, औसत बराबर दिए गए रन बटे विकेट। अब अंतिम मैच जैसे खेलने आया तो औसत उसका कम हो गया, पहले कितना था 24.85, अब कितना हो गया 24 बराबर दिए गए कुल रन। पहले कितने विकेट लिए थे x, अंतिम मैच में 5 विकेट और ले लिए, तो अंतिम मैच तक दिए गए कुल रन कितने हो गए 24x प्लस 120। ये अंतिम मैच से पहले तक थे 24.85x। अगर इसमें अंतिम मैच में दिए गए रन भी जोड़ लें तो ये भी वही चीज है जो ये। तो इन दोनों को इक्वेट करके हमने x की वैल्यू निकाल ली। ध्यान रखना आंसर इसका 80 नहीं है, 80 अंतिम मैच से पहले लिए गए विकेटों की संख्या थी, और अंतिम मैच के बाद चूंकि 5 विकेट उसने अतिरिक्त ले लिए, तो यहां आप आंसर देना 85। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट को छोड़कर कुछ दूसरा क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। आपके पास जो भी प्रैक्टिस के लिए आज मैं इसमें अपलोड कर दूंगा, इसके फोटो, जो जितने क्वेश्चन मैंने यहां लिखे हैं इसके फोटो भी मैं, इनके फोटो खींच के मैं अभी फेसबुक पेज पर अपलोड कर लूंगा, इसके साथ ही, इसी पोस्ट के साथ या अगली फोटो में, तो आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इनके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना।
संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दोगुनी, तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दोगुनी और दूसरी संख्या तीसरी की तीन गुनी है। तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दोगुनी और दूसरी संख्या तीसरी की तीन गुनी है। यदि उनका औसत 100 हो तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? ऑप्शन 120, 150, 180, 300। देखो कितनी संख्या है? 3, पहली, दूसरी, तीसरी। ठीक है। अब कहा है पहली संख्या जो है वो दूसरी की दोगुनी, मतलब ये पहली संख्या है, ये दूसरी है, ये तीसरी। पहली संख्या यानी फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस द सेकंड, तो पहली संख्या दूसरी की दोगुनी, यानी कि दूसरी संख्या में 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पहली संख्या मिल जाएगी। और क्या कहा गया कि दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी है, मतलब तीसरी संख्या में 3 से गुणा कर दोगे तो दूसरी मिल जाएगी। इस तरह की स्थिति। तो क्या करोगे जब कंसेक्यूटिव ऐसे मिल रहा है कि दूसरी का रिलेशन पहली के साथ है और तीसरी का रिलेशन दूसरी के साथ है, मतलब तीसरा, दूसरा, पहला, तो हमेशा याद रखना इस तरह के क्वेश्चन में कई बच्चों को डाउट होता है कि किसको एज्यूम करे x, क्योंकि औसत का कोई भी प्रश्न तो औसत बराबर कुल मान बटे कुल संख्या से ही निकालना है। बस हमें प्रारूप समझ में आना चाहिए, हमें प्रश्न समझ में आना चाहिए। हमसे कहा गया है कि 3 संख्याएं हैं और तीनों का आपस में संबंध दिया गया है कि पहली संख्या दूसरी की दोगुनी है और दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी है। यदि इन तीनों का कंबाइंड तौर पर औसत 100 है तो सबसे बड़ी संख्या बताइए। हमने माना कि तीसरी संख्या है x। ये x तीसरी संख्या को कब मानोगे? जब तीसरी का कुछ गुना दूसरा और दूसरा का कुछ गुना पहला हो। तो अगर ये x है तो ये हो जाएगी 3x, x में 3 का गुणा किया 3x, और 3x में 2 का गुणा कर दोगे तो ये आ जाएगी 6x। अब इनका औसत दिया है, औसत कैसे निकालते हैं? तीनों संख्याओं का कुल योग, 3 संख्या है, जितनी भी संख्या हो किसी भी चीज का कुल योग, तीनों का कुल योग कितना होगा? 6 और 3 9 और 1 10x बटे संख्याओं में भाग देना है अपॉन 3। औसत कितना दिया है? 100। 100 बराबर 10x बटे 3, 0 से 0 कैंसिल, मतलब x बराबर हो गया 30। अगर x बराबर 30 हो गया तो आपसे सबसे बड़ी संख्या पूछी है तो आपका आंसर हो जाएगा 6x। 6 इंटू 30 आपका आंसर हो जाएगा 180। अगर सबसे छोटी संख्या पूछी होती तो आपका आंसर 30 होता। तो समझ गए, इस दिए क्वेश्चन को आसानी से किया जा सकता है। इसके बाद हम इस तरह का एक और दूसरा क्वेश्चन, कोई डाउट? जो भी डाउट होते हैं क्लास के संबंधित आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या पहली की दोगुनी, पहली की दोगुनी, तीन संख्याओं में दूसरी संख्या पहली की दोगुनी और तीसरी की 3 गुनी है। तीनों का औसत 44 है। तो पहली और तीसरी संख्या का अंतर बताओ।
क्वेश्चन है आउट ऑफ 3 नंबर्स दूसरी संख्या पहली की दोगुनी, द सेकंड नंबर इज ट्वाइस द फर्स्ट एंड थ्राइस द थर्ड। अब इसमें क्या किया है देखो, ये 3 संख्या हमने बनाई, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब देखो ध्यान से, मुद्दा बस ये x मानना है। कई बच्चों को ये प्रॉब्लम है कि इनको किसमें किसको एज्यूम किया जाए, किसी को भी एज्यूम कर सकते हो x y z, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपन सरलतम जाने की कोशिश करते हैं जिससे अपना थोड़ा सा कैलकुलेशन का हिस्सा बच जाए। तो इस क्वेश्चन में कहा है 3 संख्याओं में दूसरी संख्या पहली की दोगुनी, मतलब पहली की दोगुनी। जिस तरफ हम एरो कर रहे हैं तो उधर जाना है, वो मल्टीप्लाई किधर होगा, इधर। तो दूसरी संख्या जो है पहली की दोगुनी और तीसरी की 3 गुनी है। ये थोड़ा अलग सिस्टम हो गया। इससे पहले वाला क्वेश्चन थोड़ा आसान था। यहां पर कई अब ये कंफ्यूजन होता है कि हम x किसको माने, किसी को भी मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपसे कहा गया कि भाई दूसरी संख्या पहली की दोगुनी है, पहली की दोगुनी दूसरी। आप अगर x इसको मानोगे तो ये 2x हो जाएगा। बट याद ये रखना है कि ये 2x जो है यहां आने वाली संख्या का 3 गुना है, तो ये 2x/3 होगा। इतना करना पड़ सकता है कि भाई कि x अगर ये है तो इसका 2 गुना क्या होगा, 2x। अब ये 2x किसका 3 गुना है, यहां आने वाली संख्या का 3 गुना। तो याद रखना कभी भी कि अगर यहाँ 2x है या x है या कुछ भी है, मान लो ये x होता और ये x इस संख्या का 3 गुना है, तो यहाँ अपॉन में 3 लिख के आना, ठीक है। अगर इसको x नहीं मानना, इसको भी x मान सकते हो। अगर ये x है तो इसका 3 गुना 3x, तो ये 3x इसका 2 गुना है, तो ये क्या होगा 3x/2। इसको भी मान सकते हो। ये भी नहीं अच्छा लग रहा है तो तीसरा और अंतिम विकल्प ये बचता है कि अब इसको x मान लें। ये भी विकल्प बहुत अच्छा है। अगर ये x है तो ये ऑटोमेटिक x/2 हो जाएगी, ये ऑटोमेटिक x/3 हो जाएगी। तो जो भी अच्छा लगे आप उसको एज्यूम कर सकते हैं। तो बाद में हमें इनका औसत दिया है कितना, औसत बराबर क्या होता है, कुल मान बटे कुल संख्या। चवालीस कुल मान, इनको जोड़ लो, x/2 प्लस x/3। इनको जोड़ने के लिए इनका एलसीएम निकालना पड़ता है, 3 दूनी 6, ये होगा 3x + 6x + 2x। देख लीजिए, 2 एलसीएम लिया सबसे पहले, 2 1 3 के एलसीएम। जिनको नहीं पता कि भिन्नों को कैसे जोड़ा जाता है तो समझ लो कि ये 3 अलग अलग हर हैं, डिनोमिनेटर्स हैं। इन तीनों का अलग अलग हम एलसीएम लेंगे, 2 से भाग देंगे, फिर 3 से भाग देंगे, 1 1 आ जाएगा तो एलसीएम आया 3 दूनी 6। फिर एक पहले वाले डिनोमिनेटर से इसमें भाग देंगे, पहले वाले हर से इसमें भाग देंगे, 2 से 6 में भाग दिया तो 3 मिला, और 3 को ऊपर अंश में मल्टीप्लाई करके यहां लिख दिया 3x। 1 से 6 में भाग दिया मिला 6, और 6 का x से मल्टीप्लाई कर दिया मिल गया 6x। 3 से 6 में भाग दिया मिला 2, और 2 से x को मल्टीप्लाई कर दिया तो बन गया 2x। तो 6 3 9 और 2 11x/6। 11x/6 योग हो गया, जबकि कुल संख्या कितनी है 3। समझ गए? ये हो जाएगा 11 चौके 44, ठीक है। 3 को यहां मल्टीप्लाई कर दिया। और याद ये रखना एक और चीज, इसमें भी बच्चों को कैलकुलेशन करने में दिक्कत आती है। औसत 44 बराबर कुल मान हो गया 11x/6, अपॉन में है 3। इसका मल्टीप्लाई हमेशा इससे होगा, हमेशा याद रखना। इसका जब अपॉन में कोई अकेला अंक होता है, मेरे सिंप्लीफिकेशन की वीडियो देखोगे या प्रारंभिक वीडियो देखोगे, मैंने ये सब चीजें एक एक करके बड़ी आसानी से बताई हैं आपको। तो आप पुराने वीडियो, जो लोग आज पहली बार देख रहे हैं, वो लाइव लेक्चर फर्स्ट से अभी तक देखें, आपको बहुत सारी चीजें समझने को मिलेंगी। जब ऊपर फ्रैक्शन और नीचे अकेला एक अंक होता है तो उन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होता है। तो 44 11x/6 × 3, ठीक है। 11 चौके 44, 6 × 3 18, 18 चौके 72, x बराबर 72। तो एक संख्या हो गई 72, दूसरी होगी 72 में 2 से भाग दे दूं 36,
और तीसरी हो गई x बटे 3 जो थी 72 में 3 दूनी 6 3 चौक 12 24। और आपसे कहा है पहली और तीसरी संख्या का अंतर 36 और 24 का अंतर आया 12। ये आपका उत्तर है फाइनल 12। ये जितने क्वेश्चन यहां लिखे हैं इनकी फोटो खींच के मैं डाल दूंगा, तो जो क्वेश्चन अभी नहीं हो पाए हैं वो आप खुद सॉल्व करके देखना। और ये वाले फिलहाल ये देखिए इन्हीं क्वेश्चंस को मैं आपको डालने वाला हूं, और जो जो चीजें मैं आपको तैयार करूंगा वो भी बताता जाऊंगा। ये 100 से कम सभी विषम संख्याओं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। ये है क्वेश्चन, आप इनको नोट भी कर सकते हैं और सॉल्व करके भी देख सकते हैं। एक ये प्रश्न है। तो बच्चों आज की क्लास हम अभी यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आप लोग सुरक्षित होंगे और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखने की कोशिश करेंगे। जब बाहर जाएंगे तो वाकई में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, क्योंकि कम्युनिटी लेवल पर अगर ये फैल गया, जो कि अब ये दौर चल रहा है, तो बहुत मुश्किल होगी। कृपया करके दूसरों को कम, खुद को ज्यादा बचाने की कोशिश करें। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम जितेंद्र त्यागी, DSIS क्लासेस। नमस्कार।